इस पोस्ट के बारे में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मिथ्स हैं। मिथ का मतलब होता है कुछ झूठ फैले हुए हैं, कुछ अफवाहें आपकी फैली हुई हैं। इस पोस्ट को देख के सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा कमाएंगे? सबसे पहले मैं इसी मिथ को तोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको ये जानना है तो पूरी वीडियो को आगे तक देखें। मैं यहीं पे बता देता हूं, ये सबसे बड़ा मिथ है कि इनकम टैक्स में पैसा ही पैसा होगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर 2021 में 1 अप्रैल को भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू की जाती है जिसको बोला गया था फेसलेस असेसमेंट, या फिर जिसको ई असेसमेंट भी बोला गया था। ई असेसमेंट या फेसलेस असेसमेंट, मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ना, ये उन सारे यूट्यूबर्स के मुंह पे एक तमाचा है जो फालतू की बात करते रहते हैं कि ये है, इतना पैसा है, ये है, कमा लोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो एकदम ऑफिशियल है, वो एकदम सर्टेन जानकारी आपको दे रहा हूं, टू द पॉइंट। मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि ये नौकरी बहुत शानदार है। क्यों शानदार है उसके कारण मैं आपको आगे दूंगा एक एक करके, लेकिन पहले ये बता देता हूं, अगर आपको ये लगता है कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि असेसमेंट आपका फेसलेस हो गया है। यानी कि फेसलेस होने का मतलब समझते हैं? जो पब्लिक है जिससे टैक्स लिया जाता है उसको ये नहीं पता कि वो कहां पर टैक्स दे रहे हैं। जो इंटरेक्शन होता है वो कंप्लीटली फेसलेस है। यानी कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। न सिर्फ जानते हैं बल्कि में, जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस एरिया के आप रहने वाले हैं आपको इंटरेक्ट करने के लिए वहीं का ऑफिसर मिले। ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी मिल सकता है। इसी का मतलब तो फेसलेस है। हालांकि अभी रिसेंट की न्यूज बता रहा हूं आपको, 2 दिन पहले की, 4 दिन पहले की। अभी आपने देखा भी होगा, शायद इंडिया टुडे में भी न्यूज आई थी, कई सारी जगह पे न्यूज आई थी कि सरकार कंसीडर कर रही है कि फेसलेस जो है उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। यानी कि जो पे करने वाला व्यक्ति है, जो करदाता है, वो उसके पास ऑप्शन दिया जाए कि आप अपनी जो टैक्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो आप एक पर्सन से डील करना चाहते हैं या एक जैसे एक मशीन से आप डील कर रहे हैं वैसे करना चाहते हैं। देखो, जो पैसा मिलता है ना, खास करके जो 2 नंबर का पैसा बोलते हैं, वो तभी मिलेगा जितना ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होगा। जब आप पब्लिक से मिल ही नहीं रहे तो उसको डराओगे धमकाओगे कैसे? और जब मिल ही नहीं रहे तो पैसा लोगे कैसे? ऐसा थोड़ी नहीं करोगे कि इनकम टैक्स जी मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल दो, पर्सनल अकाउंट अपना ऑफिशियली किसी से शेयर कर दो, वो नहीं कर सकते। ये जितनी भी रिश्वतखोरी होती है ना, ये सामान्यतः कैश में होती है। और कैश में होती है इसका मतलब लोगों का मिलना जरूरी है। जैसे ही फेसलेस असेसमेंट आपका बीच में आ जाता है तो मिलना खत्म हो जाता है, और जैसे ही मिलना खत्म होता है तो पैसे का जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे सर रेड्स तो मारते हैं। रेड वाली जो टीम होती है वो बहुत एक लिमिटेड टीम होती है, बहुत छोटी टीम होती है, उसके बारे में भी मैं आगे जानकारी दूंगा। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जॉब बहुत जबरदस्त है। आप पाओगे कि एसएससी में सबसे जबरदस्त नौकरी एमईए है, नो डाउट अबाउट इट। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से, सीजीएल 2016 से लेके अब तक लगातार सबसे टॉप पोस्ट रही है एमईए। इसके अलावा ईडी की आपकी नौकरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनकम टैक्स बहुत अच्छी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन की जॉब को भी ठीक बताते हैं, अच्छा बताते हैं। इसके अलावा एएसओ इन सीएसएस बहुत अच्छी नौकरी है। इसके अलावा एएसओ इन एएफएचक्यू आपकी अच्छी नौकरी है। इसके अलावा आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की अच्छी नौकरी है। तो ये सारी अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई टॉप पे है या कुछ है। टॉप पे अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमईए है आपका, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनते हैं, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में आईटीओ लिख लेते हैं अपने नाम के आगे, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर में और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में फर्क होता है, एक पूरे रैंक का फर्क होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर गजेटेड अधिकारी होता है, जैसे कल बताया था ना, एसओ होता है, सेक्शन ऑफिसर। तो ये जो सेक्शन ऑफिसर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये गजेटेड पोस्ट होती है, 4800 ग्रेड पे की होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट 4600 की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बताएं आपको कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, तो ये जो सब है ना, ये जो रेड वेड मारी जाती हैं, ये सब दिखाने की चीजें अलग होती हैं। वो कहते हैं दिखाने के दांत अलग है, खाने के अलग है। तो अगर आप ये सोच के इनकम टैक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा 2 नंबर का कमा लेंगे, तो दोस्त मत करना। बाकी आपको ज्वाइन करने के बहुत सारे रीजन मैं आपको दे सकता हूं क्यों आपको ज्वाइन करना है। ये इनकम टैक्स की आपकी लखनऊ की बिल्डिंग है, नहीं अहमदाबाद की बिल्डिंग आई गेस, बहुत जबरदस्त है। दिल्ली के अंदर भी इनकम टैक्स का जो ऑफिस है, पूरे दिल्ली के अंदर अगर सबसे खूबसूरत बिल्डिंग किसी की है तो वो इनकम टैक्स की है, बहुत जबरदस्त है। आज मेरे दोस्त से बात हो रही थी, जिस बिल्डिंग में वो काम करता है, बहुत जबरदस्त है, इतनी खूबसूरत है। वो बंदा उसकी बिल्डिंग की तारीफ करते करते थक नहीं रहा था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, डबल, अब तो ऑफिसर भी बन चुका है वो तो, ठीक है। बताऊंगा प्रमोशन कितने टाइम में होता है और कैसे होता है, ठीक है।
कैसे कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, सेम वही है जैसे कल बताया था। एसएससी के थ्रू एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी के थ्रू हो सकता है। एसएससी के थ्रू आप जो जाते हो 4600 पे जाते हो, यूपीएससी के थ्रू जो आप जाते हो 5400 ग्रेड पे जाते हो, ठीक है। तो यूपीएससी की बात हम नहीं करेंगे, हम एसएससी की सिर्फ बात कर रहे हैं। टीयर 1 एसएससी में 200 नंबर का होता है, टीयर 2 390 नंबर का होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, हालांकि इसकी कट ऑफ अलग से लगती है। इसमें आप पाओगे कि 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर मैथ्स, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर जीएस आता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 25-25 क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कट ऑफ लगती है लगभग आपकी 130-40 तक कट ऑफ जाती है यूजुअली, ठीक है। आजकल 150 तक भी गई है पिछले एग्जाम्स में। उसके बाद में मेंस का जो पेपर होता है 390 नंबर का होता है, जिसमें से 90 नंबर मैथ्स के हैं, 90 नंबर आपके रीजनिंग के हैं। 30-30 क्वेश्चन है, 90-90 नंबर है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। 1 घंटे के अंदर मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 1 घंटे में। फिर अगला 1 घंटा जो शुरू होता है, उसके अंदर आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के मिलते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 नंबर काट लिया जाएगा गलत होने पे, यानी कि 135 नंबर की आपकी इंग्लिश है यहाँ पे भी, ठीक है। तो 135 नंबर की इंग्लिश है, तो बहुत ध्यान देंगे इंग्लिश पे भाई, खास करके अगर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है तो। टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, 28 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड चाहिए होती है, ये कंपलसरी होता है। कंप्यूटर भी होता है, ये भी कंपलसरी है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है, कोई फिजिकल आपका नहीं होता है, कोई मेडिकल आपका नहीं होता है, ये सब चीज आपकी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज 2024 में जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी है, तो आप कहोगे 411 आपकी एक्सपेक्टेड है। 2023 में जो वैकेंसीज थी वो 325, सॉरी कट ऑफ आपकी 325 थी और वैकेंसीज आपकी 190 थी 2023 के अंदर। 2022 के अंदर जो कट ऑफ थी वो थोड़ी ज्यादा थी, 331 थी, लेकिन 331 कट ऑफ थी 2022 में, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था भाई। नॉर्मलाइजेशन हुआ था क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर था। वैकेंसीज आपकी काफी थी, 502 थी 2022 के अंदर। अच्छा, एक चीज आपने देखी 2022 के अंदर एमईए की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 344 थी, और यहां पे कितनी है 331। मेरे भाई 13 नंबर का फर्क है एमईए में और इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स जो है एमईए से काफी नीचे की जॉब है, ना कि ऊपर की, ठीक है। वैकेंसीज आप देखोगे 2023 में भी आप देखोगे कि एमईए की कितनी गई थी 331, और इनकम टैक्स की कितनी गई है 325, हर साल पीछे है। 2016 से लेके 2015 से लेके हर साल एमईए की कट ऑफ आपकी ज्यादा जाती है, ना कि इनकम टैक्स की, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से कट ऑफ रही है। 2024 में क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप 24 में इजीली इससे कम ही कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 320 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, या फिर आप लगभग बराबर मान सकते हैं 325 तक इनकम टैक्स की कट ऑफ जाएगी। कितने में से मेरे भाई, 390 में से, ठीक है, 390 में से। इसके अलावा आपको बताया ही था ये पेपर का शेड्यूल है, आपके ये पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 घंटे का टाइम होता है, ये सब आप जानते हैं। अब अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें कि वर्क प्रोफाइल कैसी है, मेरे भाई 2 तरीके का काम होता है, एक आपका डेस्क जॉब होता है और एक आपका फील्ड जॉब होता है। जो डेस्क जॉब है उसको असेसमेंट वाला पार्ट बोलते हैं इनकम टैक्स में, जो असेसमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। और जो बाकी का है वो आपका क्या है, नॉन असेसमेंट वाला पार्ट है, ये आपकी फील्ड जॉब कहलाती है, ठीक है। तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब ये दोनों अलग अलग हैं आपके। यहां पे क्या होता है, ये जो असेसमेंट वाले हैं ये वेरीफाई करते हैं इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स को, किसने इनकम टैक्स भरा है, किसने नहीं भरा, कौन टाइम से टीडीएस भरता है नहीं भरता है, किस कंपनी ने कितना फ्रॉड किया है, कौन कितना इनकम टैक्स बचा रहा है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जितने भी टीडीएस क्लेम किए जाते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। टीडीएस क्या होता है मेरे भाई, जनरली आप पाओगे आप जहां पे भी जॉब करते हैं आपका 10% टीडीएस कटता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपको 1 लाख रुपए महीने मिलती है सैलरी, तो आपको 1 लाख की जगह 90,000 रुपए महीने मिलेगी। आपने साल में टोटल कमाए 12 लाख रुपए, तो आप कहोगे कि आपके सर 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 10% के हिसाब से 1,20,000 तो कट गए। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, वो क्या आपके गए टैक्स में चले गए? नहीं। बहुत सारे लोग टीडीएस क्लेम करते हैं, वो कहते हैं देखो जी हमारा ये जो टैक्स कटा है इतना नहीं कटना चाहिए था, हमने इस 12 लाख रुपए में से हमने 7-8 लाख रुपए तो खर्च कर दिए। ये देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो टैक्स फ्री होती हैं। जैसे कि आई गेस अगर आपने एनपीएस अकाउंट खोल रखा है, एनपीएस अकाउंट में आप पैसा डालते हैं तो वो पैसा आपका टैक्स फ्री है, ठीक है। एनपीएस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पर साल तक का पैसा आपका टैक्स फ्री है, तो 1.5 लाख रुपए आपने वहां बचा लिए। इसके अलावा जो आप होम रेंट दे रहे होते हैं वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है, तो वहां पर कुछ सेविंग आप कर लेते हैं। इसके अलावा वेरियस थिंग्स होती हैं जो आपके सीए आपको बता सकते हैं कहां कहां से आप टैक्स बचा सकते हैं, वो सब दिखा के आप कहोगे जी मेरी अल्टीमेट इनकम तो कुछ है ही नहीं,
तो उसमें से जो टैक्स है वो मुझे वापस मिलना चाहिए। टीडीएस आसानी से वापस मिल जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत फेयर प्रोसेस है सरकार का, टीडीएस मिल जाता है। ये सब काम कौन संभालता है? इनकम टैक्स संभालता है। इसके अलावा भाई रिफंड आपका जो कंपनीज का होता है, कंपनीज से जो बड़ा बड़ा पैसा जाता है उसको भी रिफंड भी किया जाता है, वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे सीए का काम होता है ये सारा का सारा। तो बाकी ये इनकम टैक्स की तरफ से जो हमारे इंस्पेक्टर्स लगते हैं वो संभालते हैं, बाकी इवेल्युएट कौन करता है? बाकी इनकम टैक्स वगैरह इवेल्युएट करना ये सब इनका काम होता है। जो आपकी नॉन असेसमेंट की टीम होती है, जिसको हम रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी बोल देते हैं, इस टीम का काम होता है रेड को कंडक्ट करना, रेड डालना। और रेड ऐसे ही नहीं, ऐसे ही रैंडम रेड डालते हो, बहुत प्लान से, बहुत अच्छे तरीके से रेड्स डाली जाती है इनकम टैक्स में, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आपको क्या पता होना चाहिए? ये देखो काम करते हो कुछ कुछ लोग हैं, जॉब बहुत अच्छी है। अगर जॉब के बारे में मैं बताऊं, जॉब का सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या है? इनकम टैक्स का जो एसोसिएशन है वो बहुत मजबूत है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली है, यानी कि पूरा डिपार्टमेंट हमेशा अपने एम्प्लॉय का फेवर करता है, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो इनको मिलने वाले जो सुविधाएं हैं वो रिलेटिवली अच्छी होती हैं, अच्छे रहने के स्थान मिलते हैं, अच्छा ऑफिस होता है, अच्छा वर्क कल्चर होता है, और आपका डिपार्टमेंट इतना ज्यादा कोऑपरेटिव है कि मजा आ जाता है आपको काम करके। बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। अक्सर करके इनकम टैक्स के लोग बहुत कम फंसते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट आपको पुलिस का दिखेगा, पुलिस का डिपार्टमेंट मेरे भाई ऐसा है, जिस थाने में आज आप नौकरी कर रहे हो, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है ना, अगले ही दिन आप उसी थाने की जेल में भी मिल सकते हो। और जिस दिन आप थोड़े से भी पकड़े गए ना, सब अपना पल्ला झाड़ के खड़े हो जाते हैं। 1% कॉपरेशन पुलिस की तरफ से नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो जूनियर्स के ऊपर ऐसे हावी रहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट अपने इंप्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा कॉपरेटिव है। इनकम टैक्स का जो एसोसिएशन है इनका, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं उल्टे सीधे फंसने के, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त है इनके लिए। इसके अलावा मेरे भाई सैलरी आपकी कितनी बनती है? तो स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स सबकी बराबर होती है, 8500 रुपए आपकी लगभग बनती है। हालांकि एक्स सिटी वाई सिटी और इनका फर्क रहता है इसमें। एक चीज और है, इनके लिए जो एक अलग से कुछ अलाउंस मिलता है हर महीने, 30 लीटर पेट्रोल का पैसा इनको अलग से मिलता है हर महीने, यानी कि सैलरी से अलग, जितनी सैलरी है उससे अलग 30 लीटर पेट्रोल पर मंथ का इनका पैसा मिल रहा होता है। बाकी इस सैलरी के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको मिलता है जो भी है। इसके अलावा मेरे भाई इस सैलरी के अंदर आपका जितने भी बच्चों की मतलब राशन मनी भी होती है छोटी सी, उसके अलावा मोबाइल का भी खर्चा रहता है, कई सारी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। इसके अलावा एचआरए आपका होता है, होम रेंट अलाउंस जिसको हम बोल देते हैं, जो कि आजकल 30% है बेसिक पे का। जो सैलरी आपकी बनती है वो कैसे बनती है? पहले बेसिक पे होती है, जैसे 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे की जो बेसिक पे बनती है, इट इज 44,900, ये आपकी बेसिक पे है। इस बेसिक पे पे आप पाओगे 50% आपको क्या मिलता है? डीए मिलता है। इसी बेसिक पे पे 30% आपको एक्स सिटी में क्या मिलता है? एचआरए मिलता है, होम रेंट अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो इसका परसेंट नहीं मिलता है, लगभग 5000 के करीब है। हमारा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का 4500 रुपए था, ठीक है, ये मिल जाता है। इसके अलावा आप पाओगे कि छोटे छोटे और एक दो अलाउंसेस होते हैं, वो पेट्रोल का पैसा मिल जाता है, टोटल मिला के 85 प्लस आपका बन जाता है। अब अगर इसकी ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग लगभग 3 महीने की होती है, यानी कि लगभग 12 हफ्ता आप कह सकते हो। ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल होती है, कुछ ऐसी खास ट्रेनिंग नहीं है इसमें। ट्रेनिंग में क्या कराते हैं जी? टैक्स की लॉ वगैरह आपको पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स का जो कानून है वो सब पढ़ाएंगे। इन्वेस्टिगेशन स्किल सिखाते हैं, अगर आपको रेड डालने की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स आनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको चलाना है क्योंकि आपकी ये डेस्क जॉब है, तो ये सब चीजें सिखाते हैं। इसके अलावा पर्क्स इसके क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप इनकम टैक्स का एग्जाम क्लियर करके, मतलब एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स में आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद में इनकम टैक्स में अंदर जाके आपको एक एग्जाम और देना होता है, जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन एग्जाम। यानी कि आपको ये कंफर्म करने के लिए कि आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन चुके हैं, एक पेपर देना पड़ेगा। जी हाँ, सेलेक्ट होने के बाद, सीजीएल क्लियर करने के बाद डिपार्टमेंट में जाके भी एक पेपर है। अब आपका सवाल होगा कि सर इस पेपर में क्या आता है? इस पेपर में डिपार्टमेंटल चीजें ही आती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ नहीं आता है, इसमें टैक्स की चीजें आती हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर इस एग्जाम में हम फेल हो गए तो क्या हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, नौकरी से निकाला नहीं जाता है, आपको अगली साल फिर पेपर देने का मौका मिलेगा। ये पेपर हर साल होता है और ये आप कभी भी दे सकते हो। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग मार्च के महीने में होती है और अप्रैल में अगर आपका कंफर्मेशन का एग्जाम है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो कंफर्मेशन का एग्जाम देने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि 1 साल नौकरी है, 2 साल नौकरी चाहिए। जब आपका एग्जाम पड़े तुरंत आप दे सकते हैं, हर साल पेपर होता है, लगभग आप 10 बार पेपर दे सकते हैं, 10 बार में तो कोई भी पास हो ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप कहें कि सर इस नौकरी के लिए एज लिमिट क्या है, तो मेरे भाई 30 साल तक की उम्र में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है, 30 ईयर्स। आपकी ग्रेजुएशन आपको करनी है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो सीजीएल के एग्जाम के थ्रू है तो ग्रेजुएशन चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो 35 साल, ओबीसी से हैं तो 33 साल, एसटी से हैं तो 35 साल। तो इस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप कंफर्मेशन का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इसके बाद में आपका प्रमोशन का एग्जाम देने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। इस चीज के बारे में भी मैं आऊंगा। इसके अलावा पक्ष के बारे में बता देता हूँ। सीईसी होता है आपका, चाइल्ड एजुकेशन होता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एलटीसी। मेरे भाई एलटीसी क्या होता है, ये हर नौकरी में मिलता है, ये इनकम टैक्स का अलग से फीचर नहीं है। भारत सरकार की जितनी भी इस लेवल की नौकरी है सब में सेम है। आपको 4 साल का एलटीसी का साइकिल होता है। जैसे मान लीजिए आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है और आपने होम टाउन भर रखा है, सपोज कीजिएगा बिहार, गया। ठीक है, आप गया से हैं, 4 साल में 3 बार आपको होम टाउन का एलटीसी मिलेगा। एलटीसी में क्या मिलता है, बिहार जाने तक का ट्रेन का आपको खर्चा मिल जाएगा और आने का खर्चा मिल जाएगा। न सिर्फ आपका खर्चा, बल्कि में आपके डिपेंडेंट जो भी हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो वो भी, आपके बीवी बच्चे जा रहे हैं तो वो भी, उनका भी खर्चा सरकार उठा लेती है। तो एलटीसी में ये होता है, आने का भी जाने का भी। एलटीसी का पहला फायदा। 3 एलटीसी आपकी होम टाउन की होती है और 1 एलटीसी आपकी ऑल इंडिया होती है 4 साल के अंदर में। ऑल इंडिया एलटीसी में आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए गोवा जाना है, आप गोवा जाइए, गोवा में जहां तक ट्रेन है तो आपको ट्रेन का किराया मिलेगा। अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहां पे ट्रेन नहीं जाती है तो आपको सीधा प्लेन का मिल सकता है। जैसे अंडमान निकोबार अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको प्लेन की टिकट के पैसे मिल जाएंगे सीधे। तो प्लेन की टिकट कराइए, आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनके लिए आने का खर्चा और जाने का खर्चा दोनों एलटीसी में कवर हो जाएंगे। उसके लिए छुट्टी भी आपको मिल जाती है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे 3 आपकी होम एलटीसी होती है और 1 आपकी ऑल इंडिया होती है। जो आपकी होम एलटीसी है 3 में से किसी भी एक को आप कन्वर्ट करा सकते हैं, किसमें, इंडिया एलटीसी में। होम एलटीसी यानी कि टोटल 2 इंडिया एलटीसी आप पे हो जाएंगी। और जो आप इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट कराओगे उसमें पूरे इंडिया में नहीं जा सकते हो, लेकिन जैसे आप साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो, सिक्किम वगैरह, आप अंडमान जा सकते हो और कश्मीर जा सकते हो। आप महाराष्ट्र वगैरह जाना चाहोगे वहां नहीं जा पाओगे, वहां ऑल इंडिया एलटीसी से जा सकते हो। तो 3 तरीके से आपकी एलटीसी होती है जिसमें आपको किराया वगैरह काफी कुछ मिल जाता है। इसके अलावा एलटीसी का एक फायदा और होता है, आपको पता होना चाहिए, सरकारी नौकरी में आपको हर साल 30 ईएल मिलती है और 8 आपकी सीएल मिलती है। सीएल होता है कैजुअल लीव, ईएल होता है अर्नड लीव। ईएल आपकी इकट्ठी होती जाती है, अगर आपने साल में 30 ईएल नहीं लिए तो इकट्ठी हो जाएंगी। 360 ईएल तक आपकी इकट्ठी होती है, उसके बाद में वो ईएल आपकी खराब हो जाने लग जाती है। लेकिन अगर आपने एलटीसी लिए तो आप टोटल अपनी नौकरी में 6 बार ऐसा कर सकते हो कि 10-10 ईएल को पेड करा लो। अर्नड लीव है, यानी कि आप उसकी पे ले सकते हो और वो आपको तभी मिलती है जब आप एलटीसी पे घूमने गए हो। आप 10 दिन के लिए घूमने गए, आपने 10 दिन की ईएल को कैश इन करा लिया कि जी मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए, ये मेरी इतनी ईएल बची हुई है। मान लीजिए आपके पास में 50 ईएल है, आप कहोगे 10 ईएल का पैसा मुझे दे दीजिए, आपकी ईएल 50 से 40 रह जाएंगी। 10 ईएल यानी कि 10 दिन की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये बहुत खास फीचर है एलटीसी के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुझे एलटीसी के बारे में इतना क्यों पता है, मैंने कल भी आपको बताया था। मैडम है, मैडम एमईए में है, पूरा दिमाग यही चलता है कि कहाँ से कौन से कैश कराए जा सकते हैं और कैसे कैसे चीजें कर सकती हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेकिन भाई पहले लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आप इनसे मोटिवेट होकर सिलेक्शन के लिए काम कर पाओ, मेहनत कर पाओ। ये मोटिवेशन है आपका। इनकम टैक्स का जो आपका इंस्पेक्टर होता है मेरे भाई, वो 6 से 10 साल आपको लगभग रहना पड़ता है। हालांकि इसमें जैसे एमईए में कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के लिए आपको 5 साल की सर्विस चाहिए। यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर कंफर्मेशन का आपका एग्जाम क्लियर है, चाहे उसके अगले महीने ही प्रमोशन का एग्जाम आ जाए, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, हर साल होता है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आपको कितना टाइम हुआ फर्क नहीं पड़ता है, आप पेपर दे सकते हो। कौन सा वाला पेपर होता है, आईटीओ का पेपर होता है, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर होता है। लेकिन अगर आपने पेपर क्लियर कर दिया तो क्या आप आईटीओ बन गए, प्रमोशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप पेपर कर दोगे क्लियर तो आपको 2 इंक्रीमेंट तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपका प्रमोशन तब होगा, यानी कि सैलरी आपको आईटीओ के हिसाब से मिलने लग जाएगी।
लेकिन आपको आईटीओ की रैंक तब मिलेगी जब वैकेंसी आएगी। जितनी वैकेंसी आती है उसके हिसाब से रैंक देते जाते हैं एक एक करके, लेकिन सैलरी आपकी बढ़ जाएगी अगर आपने पेपर को क्लियर कर दिया है। तो जब भी आपका प्रमोशन होता है तो एक साथ 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। वैसे हर साल 1 इंक्रीमेंट आपका लगा करता है, लेकिन अगर प्रमोशन जब भी होगा तो एक साथ में 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे, तो एक काफी एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा 8 से 10 साल में फिर से आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। ये आपकी वही गजेटेड रैंक हो जाती है, मतलब ये आपकी यूपीएससी वाली रैंक हो जाती है। 4 से 6 साल रहोगे, उसके बाद में आप डिप्टी कमिश्नर बन जाओगे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर है, फिर एडिशनल कमिश्नर है, और फिर लास्ट में आपका कमिश्नर है। कमिश्नर की रैंक तक आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कमिश्नर की या एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर तक भी इवन आपके वो लोग जा पाते हैं जो आपके किसके थ्रू आते हैं, यूपीएससी के थ्रू। सीजीएल के थ्रू जो बच्चे जाते हैं वो ज्यादातर डिप्टी कमिश्नर तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, बाकी ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, या तो असिस्टेंट कमिश्नर तक रह जाते हैं या डिप्टी कमिश्नर तक। ठीक है, ज्यादातर। तो बाकी ये प्रमोशंस का फंडा था। एग्जाम आपका किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में भाई कुछ ऐसा नहीं, मैथ्स वगैरह नहीं आते हैं, डिपार्टमेंट की ही चीजें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई कुछ एफएक्यूज हैं जो बच्चों ने आपसे कमेंट में पूछे थे। कल हमने बताया था आपको कि आप पूछ सकते हैं, आप कल के लिए भी क्वेश्चन अभी से कमेंट में पूछ सकते हैं जब भी वीडियो खत्म होगी। कल हम किसकी बात करने वाले हैं, एक्साइज की बात करने वाले हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर बोले या जीएसटी इंस्पेक्टर बोले, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर को लेके आपके मन में कोई भी प्रश्न है कि क्या चीज होती है, कैसे होती है, तो आप कमेंट करके पूछ लें, कल की वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। पोस्टिंग कहां और कैसे मिलती है, तो पेपर के बाद में जैसी आपकी रैंक है और जैसे आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। जनरली सबसे ऊपर जो रैंक होती है उनको दिल्ली मिल जाता है। और खास बात पता है क्या है, जहां पे एक बार पोस्टिंग मिल गई वहां पे आप फिक्स हो। ऐसा नहीं है कि आज आपको यहां भेज दिया तो कल, जैसे ईडी में बहुत ट्रांसफर है लेकिन इनकम टैक्स में ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर होता है या नहीं, एक ही रीजन के अलग अलग ऑफिस में ट्रांसफर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आप दिल्ली में, कल आपको दिल्ली से अहमदाबाद भेज दिया जाए, वैसा नहीं होगा। एक बार जो जोन आपको मिल गया आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जब प्रमोशन आपका होता है तो प्रमोशन के बाद में आपका जोन बदल सकता है। ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी आपका प्रमोशन मतलब ट्रांसफर हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है। क्या आईटीआई को गाड़ी मिलती है, लोगों ने बहुत पूछा ये, क्या गाड़ी मिलती है, तो मेरे भाई गाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन 30 लीटर पेट्रोल पर मंथ मिलता है। ठीक है, 30 लीटर पेट्रोल पर मंथ का आपका पैसा मिलता है। ठीक है, तो 30 लीटर पर मंथ पेट्रोल का खर्चा मिलता है। क्या आईटीआई को पर्सनल केबिन मिलता है, क्या एक पर्सनल केबिन जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं वैसा होता है? नहीं भाई, पहली बात तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे एक्साइज में यूनिफॉर्म है, प्रिवेंटिव में यूनिफॉर्म है, एग्जामिनर में यूनिफॉर्म है, दिल्ली पुलिस में यूनिफॉर्म है, लेकिन आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं है ये। और बाकी पर्सनल केबिन भी भाई क्या है, हर जगह नहीं मिलता है, जॉब के लोकेशन पे डिपेंड करता है। जितना ऑफिस का बड़ा स्पेस है उस हिसाब से मिल जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही ऑफिस के अंदर 5 से 6 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को बैठ के काम करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, कभी कभी पर्सनल केबिन मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता है। इसके अलावा लास्ट का कुछ पार्ट है इसका, क्या आईटीआई को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ही नहीं। क्या आईटीआई को पोस्टिंग लाइफ टाइम के लिए दिल्ली में मिलेगा? अगर आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है तो जब तक प्रमोशन नहीं होता तब तक दिल्ली में रहना पड़ेगा। प्रमोशन के बाद में आपको ट्रांसफर मिल सकता है, रीजन आपका बदला जा सकता है प्रमोशन पे, और जरूरी नहीं है कि बदला ही जाएगा, संभावना है बदला जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बदला जाएगा। कैसी लगी पूरी जानकारी जरूर बताएं। जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में जो भी जानना है कमेंट बॉक्स में पूछ लें।